हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान पूरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने हर एक क्लास देखी है, छोड़ी नहीं है कि यार बाद में देख लेंगे, क्लास तो रखी हुई है। तो साथ में आप लोग पढ़ोगे तभी तो आपका सिलेबस होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों का साइंस का ये चैप्टर, मतलब जो साइंस के तीन पार्ट होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जैसे आप लोगों को बायोलॉजी में काफी मजा आया, केमिस्ट्री में भी आप लोगों को मजा आएगा। और मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोगों को पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है, दूसरा है कौन सा है। तो पहला चैप्टर है मैटर यानी पदार्थ, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहां पर दे रहा हूं। और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। निर्माण बैच पूरा एनसीईआरटी पर ओरिएंटेड है। एक ही बैच से सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग चारों सब्जेक्ट कॉम्बो चाहते हो तो मात्र 1199 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब जाओगे, निर्माण बैच पे कॉम्बो में क्लिक करोगे, बाय नाउ आप लोग करोगे, पेमेंट करोगे, क्लास चल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, मैटर यानी पदार्थ। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही आता है कि पदार्थ है क्या। दोस्तों आप अपने आसपास में देखो, नजर डालो, जहां पर भी आप लोग बैठे हो आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, कौन कौन सी वस्तुएं दिख रही है। चलो मैं भी देखता हूं। दोस्तों मुझे ये पेन नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे कौन कौन सी वस्तुएं नजर आ रही है, जैसे मुझे ये एक पेन नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरे पास में यहां पर एक चेयर रखी हुई है, तो मैंने चेयर रख दी, लिख दिया। क्लियर है? आगे बात समझ में। मैंने यहां पर देखा एक टीवी का रिमोट रखा हुआ है, मैंने वो यहां पर लिख दिया, रिमोट, टीवी का रिमोट। आप भी देखो आपके आसपास में जो भी चीजें लिखी रखी हुई है वो आप लोग उस पर नजर डालो और देखो क्या क्या। जैसे मैं यहां पर देखा हूं एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, एक टेबल रखी हुई है, ठीक है। और बताओ, जैसे एक यहां पर दोस्तों कटोरी रखी हुई है, कटोरी, बाउल, आप लोग जानते हो, वो मैंने यहां पर लिख दी बाउल यानी कटोरी। तो दोस्तों इस पूरे यूनिवर्स में जो भी आप लोग देख पा रहे हो अपने आसपास में, चाहे वो पेन हो, चेयर हो, रिमोट हो, टेबल हो, वो किसी ना किसी सामग्री से बने होंगे ना, किसी ना किसी मटेरियल से बने होंगे ना। दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर यानी पदार्थ। सर पदार्थ क्या होता है? इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है, जिस मटेरियल से बनी हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर यानी पदार्थ। जैसे यहां पर कमेंट आ रहा है बुक, बिल्कुल दोस्तों बुक भी तो किसी ना किसी सामग्री से बनी होगी, कागज वगैरह इनसे किसी से बनी हुई है ना। तो दोस्तों उस कोई भी वस्तु जिस सामग्री से, जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर यानी पदार्थ। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैटर क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, जिस सामग्री से वो बनी है, जिस मटेरियल से वो बनी है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। बोलो यस और नो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमारे आसपास में जितनी भी वस्तु है हमारे आसपास में जितनी भी वस्तु है सब में पदार्थ है। अब दोस्तों कुछ भी उठा के देख लो, चाहे दोस्तों मैंने यहां पर उठा के देखा, जैसे ये मैंने देखा, अंदर मान लो कोई अंदर घुसा, अंदर मान लो कोई झील है, कोई लेक है, तो लेक में क्या है? पानी है। तो पानी को भी मैं क्या बोल सकता हूं? पदार्थ बोल सकता हूं। आई होप ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। सर इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन भी है क्या? कोई सेकंड डेफिनेशन भी, कि दूसरी परिभाषा भी? हां, जैसे दोस्तों मैं आपको बोलूं कि ये गोल्ड का क्या है, एक बिस्किट है, आप लोग इसको एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बोल सकते हो। दोस्तों ये जिससे बना होगा उसे क्या आप लोग मैटर यानी पदार्थ बोल सकते हो क्या? बोलो यस और नो, बोलो। तो कुल मिला के इस पूरे को मैं पदार्थ ही बोल सकता हूं क्या? इसको मैं पदार्थ ही बोल सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। तो पदार्थ की यानी मैटर की दूसरी डेफिनेशन क्या है? दोस्तों कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग,
कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ जगह घेरती हो, उसे आप लोग मैटर यानी पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, ये जो पेन है इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है क्या? बताओ। हो सकता है 100 ग्राम हो सकता है दोस्तों 150 ग्राम हो, कोई ना कोई द्रव्यमान है क्या इस पेन का? और ये पेन कोई जगह भी घेर रहा है। जैसे मेरे हाथ पर मैंने पेन रख दिया, अब मैं कोई और चीज नहीं रख पा रहा क्योंकि जो जगह थी अब वो पेन ने घेर ली है। अगर मैं पेन हटाऊंगा तो अब मैं कोई दूसरी वस्तु रख सकता हूं। अगर मैंने पेन रख दिया तो पेन ने कुछ जगह घेर ली। तो अगर ये कुछ जगह घेर रहा है और इसका कुछ द्रव्यमान है तो इसको क्या मैं मैटर यानी पदार्थ बोल दूं क्या? बोलो यस और नो, बोलो। दोस्तों जगह घेरने का मतलब इसका कुछ आयतन भी है, इसका कुछ वॉल्यूम भी है। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। किस किस को बात समझ में आ गई? ठीक है। अब गुरुजी लगे हाथ मुझे यह भी बता दो, आपने बताया कि जिसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान हो, मास हो और जो कुछ जगह घेरता हो, जगह घेरता हो मतलब उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, उसका कोई ना कोई आयतन हो, तो सर ये दोनों चीजें क्या होती है मुझे ये भी समझा दीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बोली कि जैसे मान लो ये एक पेन है, ये है पेन, पेन नंबर 1। दोस्तों मैंने कोई दूसरा पेन लिया, ये हो गया पेन नंबर 2। दोस्तों इसका द्रव्यमान मान लो 200 ग्राम है और इसका द्रव्यमान मान लो 500 ग्राम है। तो बताओ इन दोनों पेन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बताओ बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों ये एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। कोई भी वस्तु कुछ सामग्री, कुछ मटेरियल से बनी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं ये पेन भी किससे बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है, या इसी को आप लोग पदार्थ बोल सकते हो इस पेन को। दोस्तों सिमिलरली ये जो वस्तु है ये भी जिस सामग्री, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसे आप लोग बोलोगे मैटर यानी पदार्थ, यानी दोस्तों इसमें भी पदार्थ होगा। दोस्तों इसका द्रव्यमान अगर 200 ग्राम है, इसका 500 ग्राम है, तो मुझे एक चीज बताइए पदार्थ की मात्रा किसमें ज्यादा है? पदार्थ की मात्रा किसमें ज्यादा है? तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा क्या पेन नंबर 2 में ज्यादा है क्या? यानी इसमें जिस मटेरियल से बना हुआ है वो काफी ज्यादा है। बोलो यस और नो। अरे यार मुझे एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक कटोरी ले ली, इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा पानी भरा। दोस्तों एक मैंने दूसरी कटोरी ली, इसमें मैंने पानी बहुत ज्यादा रखा। तो मुझे बताइए भारी कौन सा होगा? ये ज्यादा होगा ना? क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ ज्यादा है, पानी ज्यादा है। तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं कि अगर इस पेन नंबर 2 का द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मतलब इसमें पदार्थ बहुत ज्यादा है, मैटर बहुत ज्यादा है। तो द्रव्यमान हम लोग किसे बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज मास, है ना? पदार्थमान नहीं बोलते इसको, हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। तो मुझे बताओ द्रव्यमान हम लोग किसे कहते हैं? बताएंगे? तो दोस्तों द्रव्यमान बेसिकली क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा बताता है। अगर किसी का द्रव्यमान ज्यादा है इसका मतलब उसमें पदार्थ ज्यादा है, किसी का द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब उसमें पदार्थ कम है। बोलो यस और नो। ठीक है। तो गुरुजी मुझे यह भी बता दो फिर आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? बताओ। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे, मैंने एक ऐसा टुकड़ा लिया लकड़ी का। दोस्तों इसकी लंबाई थी 1 मीटर, इसकी चौड़ाई थी 1 मीटर, इसकी ऊंचाई थी 2 मीटर। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया दूसरा। दोस्तों इसकी लंबाई थी 2 मीटर, चौड़ाई थी 4 मीटर और दोस्तों इसकी ऊंचाई थी 6 मीटर। चलिए दोस्तों मुझे बताइए इसका आयतन कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना 1 गुना 1 तो हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। और इसका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 से 48 मीटर क्यूब। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोग अपने कमरे में रखोगे इस दोनों डब्बे को, इसको और इसको, जगह ज्यादा कौन घेरेगा? ये जगह ज्यादा घेरेगा। इसका क्या वॉल्यूम भी ज्यादा था क्या? बोलो यस और नो। हां, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? कौन कितनी जगह घेरेगा।
आयतन का मतलब क्या होता है, कौन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कौन कितनी जगह घेरेगा। तो दोस्तों आयतन क्या है, आयतन बेसिकली आप लोगों को यह बताता है, क्लियर है क्या आयतन कि ये कौन या मैं बोलूं कौन कितनी जगह घेरेगा, कौन कितनी जगह घेरेगा। किसी का आयतन ज्यादा है तो वो जगह ज्यादा घेरेगा, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर है ना आपको पढ़ा रहा हूं और कुछ बच्चे फालतू के कमेंट कर रहे हैं, आ जाओ चलो देखते हैं कमेंट, देखते हैं उनके जिनसे सिलेक्शन होगा। सर बायो का आप टेस्ट लेने वाले थे, आपने लिया नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो आपकी शुभकामनाएं हैं। आपको पता है मैं 5-6 दिन से बिल्कुल बीमार था, मैंने प्रॉमिस करा था बायोलॉजी के बाद में एक क्लास भी ले लूंगा टेस्ट की, लेकिन मैं इस हालत में नहीं था। आज मेरी तबीयत सही हुई है, इसलिए हम दोस्तों जैसे बायोलॉजी पूरी हो चुकी है खत्म, तो मैंने सोचा नया केमिस्ट्री शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बीमार था यार, आपको भी पता है, आप इतने समझदार बच्चे हो, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हो, ठीक है। इधर ध्यान दो भैया, सिलेक्शन इससे होगा और किसी से नहीं होगा। आ जाओ, हाँ सर इंडिया जीत गई चलो आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सर मैटर यानी पदार्थ के एग्जाम्पल बताओ। दोस्तों जिसका भी कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ जगह घेरता हो। दोस्तों पानी क्या एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, बताओ। पानी एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों वायु, एयर भी एग्जाम्पल है। दोस्तों आप लोग अगर एयर लेंगे, मानते हैं उसका द्रव्यमान बहुत कम होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम, लेकिन होगा तो सही ना कुछ ना कुछ। तो एयर भी क्या है, पदार्थ का ही उदाहरण है। मिट्टी भी पदार्थ का ही उदाहरण है। दोस्तों गोल्ड सोना भी पदार्थ का उदाहरण है। कुर्सी भी इसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों किताब भी इसका एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में, चलिए अब दोस्तों पदार्थ क्या नहीं है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ऊर्जा ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। प्रकाश ये पदार्थ नहीं है। दोस्तों ध्वनि ये पदार्थ नहीं है। जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं, विचार आते हैं, वो आपके पदार्थ नहीं है। जो अलग अलग प्रकार की इमोशंस आते हैं आपको, गुस्से का, प्यार का, डर का, वो पदार्थ नहीं है। और दोस्तों टाइम यानी जो समय है वो भी पदार्थ नहीं है। दोस्तों आपको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल खराब थी, मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया, चाहे वो पेड क्लास में हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, लेकिन आप सभी ने अच्छे से सपोर्ट करा, है ना। आप भी क्या करते दोस्तों, मेरी तबीयत ही खराब थी, लेकिन अब आपकी दुआओं से बिल्कुल सही हूं मैं बिल्कुल। तो अब हमारी क्लास बिल्कुल फटाफट करेंगे, बढ़िया सिलेक्शन लेंगे। चलो आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज हम लोग बात करते हैं, दोस्तों पदार्थ के कुछ गुण मैं बताने वाला हूं, कोई भी पदार्थ हो वो। चलिए दोस्तों, ये जो पेन है, क्या मैं इसको पदार्थ बोल दूं क्या? हाँ सर बोल दो यार। या मैं बोलूं पदार्थ से मिलके बना हुआ है, ठीक है, पदार्थ बोल दो, या पदार्थ से बना हुआ है, एक ही चीज बोल दो, ठीक है। अब दोस्तों पदार्थ के बारे में कुछ चीज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों कोई भी पदार्थ हो, चाहे ये कोई पेन हो, चाहे पानी हो, है ना। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, जो पदार्थ होता है वो आप लोगों को कौन कौन सी अवस्था में मिल सकता है। जैसे अभी ये पेन कौन सी अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। तो जो पदार्थ होता है, क्या जो भी पदार्थ होता है क्या सॉलिड स्टेट में मिलता है, क्या ठोस अवस्था में मिलता है क्या? नहीं सर, पदार्थ ठोस अवस्था में भी मिल सकता है, लिक्विड यानी तरल अवस्था में भी मिल सकता है, दोस्तों गैस इस अवस्था में भी मिल सकता है। बोलो सही बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा? जैसे दोस्तों इस ग्लास के अंदर ये जो पानी है, ये भी तो एक पदार्थ है, ये किस अवस्था में, तरल अवस्था में है ना। तो किसी भी अवस्था में मिल सकता है। तो दोस्तों पदार्थ आपका किसी भी अवस्था में मिले, पदार्थ में एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। दोस्तों जो पदार्थ होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। पहली चीज आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि पदार्थ कणों से बना होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी आपको कैसे पता कि पदार्थ कणों से बना होता है? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना। देखो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन लिया,
इस बर्तन में मैंने क्या रखा, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला, ठीक है दोस्तों। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा क्या डाला, नमक डाला, नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला दोस्तों। नमक डालने के बाद में मैंने देखा कि पानी पहले जहां तक था, जितना लेवल था, पानी अभी भी उतना ही है, लेवल बढ़ा ही नहीं। तो इससे मैं क्या पता लगा सकता हूं, बताओ बताओ, इससे मैं क्या पता लगा सकता हूं? इससे मैं एक छोटी सी चीज पता लगा सकता हूं, या फिर मैं बोलूं एक ही चीज पॉसिबल है, एक ही कंक्लूजन हो सकता है। क्या? कि दोस्तों ये जो पानी है ना, पानी क्या एक पदार्थ है क्या? हां सर। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से बना होगा, ठीक है दोस्तों। आपने इसमें क्या डाला, नमक डाला। क्या नमक भी एक पदार्थ है क्या, एक मैटर है क्या? बिल्कुल। तो नमक भी क्या छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों नमक के पार्टिकल जो होंगे वो जरूर पानी के बीच, पानी के पार्टिकल के बीच में जो गैप होंगे उसमें जाके बैठ गए होंगे, तभी दोस्तों ये ऊपर नहीं आए। अगर दोस्तों पानी के पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता और ऊपर से नमक डालते तो नमक के पार्टिकल इसके ऊपर ही आते, तो दोस्तों लेवल बढ़ जाता। तो इससे क्या कंक्लूजन हमारा निकला कि दोस्तों कोई भी पदार्थ होता है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात यह भी कि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। बोलो हां या ना। एक लड़की है श्रुति पासवान। सर ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ श्रुति जी ये रिकॉर्डेड है ना। और अगर आप लोग ये पढ़ लोगे ना तो इससे अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या फालतू की चंगा पंगा, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सर ये लाइव है क्या? गुरुजी ये रिकॉर्डेड है क्या? गुरुजी ये डब्बा है ना गुलाबी कलर का, मुझे पसंद नहीं है, मेरा फेवरेट कलर गुरुजी ग्रीन है, इस डब्बे का कलर ग्रीन कर दो, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गुरुजी मैं ना सुबह उठ नहीं पाता, क्लास का टाइमिंग रात में कर दो, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पहली बात मैंने क्या बताया, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के बारे में ध्यान रखेंगे, पदार्थ में क्या क्या विशेषता होती है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से बना होता है। दूसरी बात दोस्तों, इन कणों के बीच में कुछ गैप होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो निरंतर गतिशील होते हैं, ये गति करते रहते हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ कण कम गति करें और कोई कोई पदार्थ ऐसे देखेंगे उसके कण ज्यादा गति कर रहे हैं। सर आप मुझे प्रूफ करके बताओ कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। सर मुझे प्रूफ करके बताओ, वरना मैं नहीं मानूंगा। आपके लिखने से थोड़ी मैं मान जाऊंगा, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, आप एक काम करो, आप जिस कमरे में हो उस कमरे के कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाओ दोस्तों, और आप बिल्कुल दूसरे कोने में आके बैठ जाओ। क्या आप लोगों को उसकी स्मेल आएगी क्या? क्या सुगंध आएगी क्या? बोलो यस और नो, बोलो आएगी क्या? इसका मतलब क्या है, वो जो अगरबत्ती थी उसके पार्टिकल जरूर आपके पास में आए होंगे, तभी तो आप लोगों को सुगंध आ रही है। अगर वो पार्टिकल वहीं पर होते तो आप लोगों को गंध नहीं आती। तो जब आपने उसको जलाया, जब उसके पार्टिकल्स गैसीय अवस्था में आए तो जरूर वो पार्टिकल आपके पास में आए होंगे, तभी तो आपको गंध आई होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना ये गति करते रहते हैं, ये आप लोगों के मोशन करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गुरुजी आपको कैसे पता? मुझे बताओ एग्जाम्पल के साथ में, मैं मानूंगा ही नहीं, आपके लिखने से थोड़ी मान जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक काम करो, रबड़ आप लोग जानते हो सभी, ये मान लो एक रबड़ है दोस्तों। मैं इस रबड़ को मैंने ऐसा खींचा खींचा और जब छोड़ा तो क्या रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा क्या? अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा क्या? देखो पहले मैंने रबड़ को खींचा,
और जैसे ही रबड़ को मैंने छोड़ा क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा क्या? इसका मतलब क्या है? अगर दोस्तों ये भी तो एक पदार्थ है तो जरूर ये भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। दोस्तों जब आपने इसको खींचा तो इसके कणों के बीच का गैप आपने काफी बढ़ा दिया, लेकिन जरूर दोस्तों इनके बीच में कुछ आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये वापस पास पास में आ गए, इस वाली कंडीशन में आ गए। तो क्या ये बात भी आप लोग मान गए कि हां सर कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। चलिए दोस्तों, आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा सर मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रही, तो बोला किसने तुमको पीडीएफ मिलेगी? ये डी विश्वनाथ नाम का एक लड़का है, कंटिन्यूसली कमेंट कर रहा है सर पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ। तो बोला किसने तुम्हें पीडीएफ मिलेगी? खुद के नोट्स बनाओ, पढ़ाई वढ़ाई तुमसे हो नहीं रही, पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो। जाओ मार्केट में, रोज यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, हर महीने किताब निकालते हैं वो और प्रमोट भी करते हैं। देखो दोस्तों मेरी अमेजोन पे नंबर 1 चल रही है, देखो मेरी फ्लिपकार्ट पे चल रही है, जाओ तुम खूब किताबें खरीदो तुम, है ना, तुम्हारा पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाता है ना, खूब मार्केट में खूब किताबें, बहुत पैसा है तुम्हारे पास में, आए दिन यूट्यूब पर रोज 10 किताबें लॉन्च होती है, अब जाके वो खरीद लो। ठीक है, मेरा काम है इधर अच्छे से पढ़ाना, और जो सीरियस बच्चा है वो अच्छे से पढ़ो, समझो, खुद के नोट्स बनाओ, सिलेक्शन लो। इससे कोई शॉर्टकट नहीं है सिलेक्शन का, इससे बढ़िया कि आपका जो सिलेबस है आप लोग उसको समझ रहे हो, खुद के नोट्स बना रहे हो। क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। कौन सा कथन गलत है? दोस्तों पहला कथन देखो, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं क्या? नहीं सर, पदार्थ जिन कणों से बना होता है वो गतिशील होते हैं, आपने अभी भी बताया, तो ये बात गलत हो गई। दोस्तों पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कथन है, ये बात गलत कथन है, ये गलत कथन है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सर सही कथन है। पदार्थ के कणों के बीच में कुछ गैप होता है क्या? बिल्कुल सर सही कथन है। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे, आ जाओ। अब दोस्तों कोई भी पदार्थ होगा ना, जनरली वो आप लोगों को 3 अवस्था में मिलेगा। कुछ कुछ पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ कुछ पदार्थ होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, कुछ कुछ पदार्थ होते हैं गैसेज अवस्था में होते हैं। जनरली आप लोगों को ये 3 अवस्था में देखने को मिलेगा पदार्थ, हालांकि 2 और होती है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, पहले इन 3 की हम लोग बात करते हैं। चलो मुझे बताओ इन 3 में आपका क्या डिफरेंस है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है, और ये जो पेन है वो सॉलिड स्टेट में है। आपने इसमें ऐसा क्या देखा जो आप इसको सॉलिड बोल रहे हो, ठोस बोल रहे हो, और इसमें ऐसा क्या है जो आप लोग इसे लिक्विड बोल रहे हो, तरल बोल रहे हो? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए दोस्तों, बताओ। तो देखिए दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसकी एक फिक्स शेप है? अगर मैं यहां से इसको मैं अपनी पॉकेट में डाल लूंगा तब भी इसकी जैसी शेप है, जैसी इसकी आकृति है, आकार है, वैसा ही रहेगा। अगर मैं दोस्तों अपनी पॉकेट के अलावा अगर मान लीजिए मैंने अपने हाथ पे रख लिया, इसकी जैसी शेप है वैसी ही रहेगी। तो दोस्तों सॉलिड की जो शेप होती है, जो आकृति होती है, वो क्या होती है? फिक्स होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मान लीजिए इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है ना, मतलब इसका कुछ ना कुछ आयतन है, तो इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका आयतन है, वो भी फिक्स ही रहेगा, वो भी फिक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे इसका आयतन है अभी मान लो 1 मीटर क्यूब, एक उदाहरण दोस्तों, आपने कहीं पर रख दिया तो इसका आयतन चेंज हो जाएगा, इसका आयतन वही रहेगा। लिक्विड के बारे में आपने क्या कहना है? देखो जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर जो पानी डाल रखा है मान लो 250 ml है, ठीक है। अगर दोस्तों इस पानी को यहां से निकाल के मैं किसी मान लीजिए कटोरे में रख दूंगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, कटोरे की जैसी शेप हो जाएगी। अब इसकी शेप कैसी? बिल्कुल ग्लास की जैसी। तो जिस शेप में आप लोग डालते हो उसी शेप में ये डल जाता है, तो इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स है, आयतन इसका क्या है? फिक्स है। फिक्स होने का मतलब क्या है? जैसे इस ग्लास में अगर आपने 250 ml पानी डाल रखा है
तो इस पानी को अगर आप लोग किसी कटोरे में निकालोगे तो 250 ml ही रहेगा। ऐसे थोड़ी 250 की जगह 500 ml हो जाएगा या 100 ml ही रह जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है। गैस के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों? आप मान लीजिए यहां पर मैंने कोई गैस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह घेर रही है दोस्तों? मैंने कमरे में छोड़ा, पूरे कमरे में फैल जाएगी वो तो जहां पर आप लोग छोड़ोगे वो पूरा आयतन में फैल जाएगी वो इसका कोई आयतन है ही नहीं। कमरे में डालोगे तो कमरे का आयतन में चल जाएगी, एक छोटे से डब्बे में डालोगे तो डब्बे का जो आयतन है उसमें चल जाएगी। तो इसका कोई वॉल्यूम यानी आयतन फिक्स नहीं होता और ना ही कोई शेप होती। कभी सुना है क्या आपने? जैसे मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी शेप है, कोई शेप ही नहीं है, कोई शेप भी क्या है? नहीं है। तो दोस्तों सॉलिड के बारे में क्या है? इसकी आकृति निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। दोस्तों इसका आयतन निश्चित आयतन होता है लेकिन शेप नहीं होती, उसी बर्तन की आकृति ले लेता है जिसमें आप लोग डालते हो। गैस का दोनों ही फिक्स नहीं होती। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताऊं क्या? चाहे पदार्थ ठोस अवस्था में हो, तरल में हो, गैस में हो, क्या वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है क्या? बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखेंगे, अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में? बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तो जैसे बायोलॉजी में मजा आया वैसे केमिस्ट्री में आएगा मजा, और जैसे केमिस्ट्री में आया उससे तगड़ा मजा आएगा फिजिक्स में। आराम से 25 में से 25 ला सकते हो ग्रुप डी में, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, आ जाओ। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, सॉलिड ठोस में जो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। या मैं बोलूं कि ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड में दोस्तों कणों के बीच का में थोड़ा गैप होता है, या मैं बोलूं कणों के बीच में आकर्षण अट्रैक्शन उतना नहीं होता। गैस में पार्टिकल्स यानी कणों के बीच का गैप काफी ज्यादा होता है, या मैं बोलूं इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते, थोड़े दूर दूर ही रहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताएंगे। सर आपकी बुक कब तक आएगी? आएगी मैं बता दूंगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज और बताऊं, मैं सोचता हूं लेकिन मेरे को आलस आता है, मैं आपको बताऊं क्या, मैं एक बुक और सोच रहा था आपके लिए कि साइंस के मैं जो क्लास नोट्स है ना उसकी एक बुक बना दूं मैं, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिलता। मतलब जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं बिल्कुल वो, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे सोचता हूं मैं कभी यार कि नीरज सर के क्लास नोट्स ऐसे करके, लेकिन टाइम नहीं है। बात ये है यार, चक्कर ये है, करेंगे कभी, अगले साल ही आएगी। अब तो तुम तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूं इधर ध्यान दे लो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो किसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? ठोस में, तरल में कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताएंगे ठोस के कणों के बीच में आप क्या बोलना चाहोगे? ठोस के कणों के बारे में बताओ, बताओ। देखो दोस्तों ठोस के कण जो होते हैं ना वो बहुत पास पास में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है। या मैं बोलूं कि एक वो सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होते हैं, ऐसे नहीं कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। तो ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनके बीच के जो गैप होता है वो काफी कम होता है। क्या गैप ज्यादा होता है क्या? नहीं दोस्तों, ये बात आपको गलत बताई गई है। दोस्तों क्या रैंडमली मूव करते हैं क्या, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है? नहीं दोस्तों, ये बात आपको गलत बताई गई है। क्लियर है क्या? दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा ही ठोस के कणों के बीच में होता है। तो ये बात भी आप लोगों को गलत बताई गई है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। आ गई बात समझ में? चलिए अब दोस्तों हम लोग पदार्थ को देखो, कई बुक में द्रव्य भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पदार्थ लिखा हुआ है, तो आप लोग पदार्थ ही ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों मैं चाहता हूं किसी ठोस को, जैसे मान लो ये पेन है, अभी ठोस अवस्था में, मैं इसको लिक्विड स्टेट में लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या इसको मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं? एक लड़का रो रहा है,
एक शॉर्ट्स जनरेशन, ग्रुप डी कैंसिल होने वाला है सर, ग्रुप डी कैंसिल होने वाला है, उसका क्या रोने रोने हैं। तो तुम्हारा तो पहले ही कैंसिल था। अरे तुम्हारा तो पहले ही कैंसिल था, जो नहीं पढ़ता उसका तो पहले से कैंसिल है। सर ग्रुप डी कैंसिल होने वाला है, हाँ कैंसिल हो गया। कल मोदी जी आए थे रात को घर पे मेरे, बोलते ग्रुप डी कैंसिल होने वाला है ना। और अभी जो एलपी एग्जाम हो रहा है वो भी हमने सब कैंसिल कर दिया, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। क्या करेंगे हम एग्जाम लेके हैं, क्या करेंगे हैं? आ जाओ। तो दोस्तों आप मुझे बताओ मैं इसको कैसे लिक्विड स्टेट में लेके आऊं, इसको गर्म कर दूं क्या? तो जैसे मैं गर्म करूंगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अच्छा चलो मान लो मेरे पास में पानी है, पानी को मैं अभी जो लिक्विड स्टेट में तरल अवस्था में, इसको मैं सॉलिड स्टेट में लेकर आना चाहता हूं। मान लो आइस बनाना चाहता हूं, आइस ठोस अवस्था ही तो है। तो क्या करूं, इसको ठंडा करूंगा, फ्रिज के अंदर रख दूंगा मैं। यानी टेम्परेचर में चेंज करके अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है क्या? बोलो यस और नो, बोलो। करा जा सकता है, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है केवल टेम्परेचर में चेंज करके ही आप ये काम कर सकते हो, और भी तरीके हैं बताऊंगा मैं आपको। लेकिन क्या टेम्परेचर में चेंज करके? चलो बताओ, आ जाओ। चलो चलो दोस्तों, सॉलिड है, ठोस है, जब आप लोग इसको गर्म करोगे, जैसे मान लो आप अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ाते हो ना, फोन की ब्राइटनेस बढ़ाते हो और फोन की ब्राइटनेस कम करते हो, वैसे मान लो टेम्परेचर की स्केल है। अगर मैंने ऐसे किया, लेफ्ट से राइट किया टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, राइट से लेफ्ट किया टेम्परेचर में कम कर रहा हूं। तो दोस्तों जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड किस में आएगा? लिक्विड स्टेट में आएगा, तरल अवस्था में आएगा। ठीक है, मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड आपका गैसेज अवस्था में चल जाएगा। दोस्तों जब मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो होता क्या है दोस्तों, गैस भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बनी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, आगे चल के हम लोग देखेंगे, इन्हीं कण को हम लोग बोलेंगे एटम यानी परमाणु। तो दोस्तों जब आप लोग ज्यादा हीट दोगे या ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये जो एटम है ना, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसको बोलेंगे आयन। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम वाले चैप्टर में। क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि गैस को जब मैं गर्म करूंगा, इसके जो एटम है, जो परमाणु है, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो आप तो बस ये ध्यान रखो, जब हम लोग गैस को गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था मिलती है? प्लाज्मा। क्लियर? अब जस्ट उल्टा करेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाए सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और एनसीईआरटी में हिंदी में दिया हुआ, इसका हिंदी दिया हुआ संगलन है ना। हम लोग पिघलना पिघलना बोल देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी हिंदी संगलन दी हुई है। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। दोस्तों जब गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन यानी आयनीकरण। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जस्ट उल्टा करें। बिल्कुल सर, अब जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ठोस ऐसे होते हैं जब हम लोग उनको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आके सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, तो कई बार क्या होता है, कोई सॉलिड सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और सेम ऐसा भी होता है, जब हम लोग किसी गैस को ठंडा करते हैं तो पहले वो लिक्विड में आता है और ठंडा करेंगे तो सॉलिड में आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई गैस ठंडा करने पे सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन यानी व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, या इसके लिए जो एक प्रॉपर वर्ड है वो है डिपोजिशन यानी निक्षेपण। तो जब किसी गैस को ठंडा करेंगे तो सीधे ही आपका लिक्विड में नहीं आके अगर सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर एग्जांपल बताओ, कौन कौन से ठोस है जो कि गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने दोस्तों पूजा की थाली में जब कपूर यूज करते हो, कपूर को जब जलाते हो तो क्या वो मेल्ट होकर थाली में आता है क्या? नहीं सर, सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कपूर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेफ्थलीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सारे एग्जाम्पल ध्यान रखो। और दोस्तों एक एग्जाम्पल और है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंथ्रासीन। कौन सा? एंथ्रासीन। ये कई बच्चे इस एग्जाम्पल को ध्यान नहीं रखते, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंथ्रासीन करके। क्लियर है क्या?
क्लियर है? बताओ, बात क्लियर है? चलिए, अच्छा दोस्तों, इसका एग्जांपल बता सकते हो क्या डिपोजिशन का यानी निक्षेपण का? दोस्तों डिपोजिशन यानी निक्षेपण का, देखिए आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में आप जब सुबह उठते हो, बहुत बच्चे यहां पर गांव में रहते होंगे, है ना? गांव में रहते हो कोई, मतलब बहुत सारे बच्चे गांव में रह के तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे शहर में रहते हैं, कुछ बच्चे गांव में रहते हैं लेकिन शहर में आके तैयारी करते हैं। तो दोस्तों जो बच्चे गांव में रहते हैं, खुले में रहते हैं, तो वो देखते होंगे सर्दियों के दिनों में जो फसलें होती है ना, उनके ऊपर ऐसे बर्फ जैसे कुछ जम जाता है, बर्फ जम जाती है, फ्रॉस्ट जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ क्या, देखो वायु में क्या था, जल वाष्प थी, वाटर वेपर थी, यानी वाटर गैसीय अवस्था में था, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वो गैस सीधे ही ठोस में कन्वर्ट हो गई, बर्फ बन गई। और आप लोग देखोगे सुबह फसलों पे आप लोगों को ऐसे कुछ नजर आएगा आप लोगों को। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए अब जस्ट उल्टा दोस्तों, प्लाज्मा को जब आप लोग ठंडा करोगे तो आप लोगों को दोस्तों गैसीय अवस्था मिलेगी, गैस को ठंडा करोगे तो आप लोगों को लिक्विड स्टेट मिलेगी, लिक्विड को और ठंडा करोगे तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो दोस्तों प्लाज्मा, देखो गैस जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रहा था, इस प्रोसेस को आपने बोला था आयनाइजेशन, और प्लाज्मा जब गैस में आएगा इस प्रोसेस को बोलेंगे डीआयनाइजेशन। गैस जब लिक्विड स्टेट में होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन यानी संघनन दोस्तों। और लिक्विड जब सॉलिड स्टेट में आता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, एक दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं क्या? दिमाग के तार खुल जाए जिससे आपके, एक जना कंटिन्यूसली बोल रहा सर ब्लैक स्क्रीन कर दो, ब्लैक स्क्रीन, ओके कर दिया, लो ठीक है आ जाओ। अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो दोस्तों, आप मुझे बताओ लिक्विड का, किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? अभी भी मैंने आपको बताया है दोस्तों, वेपराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि कोई भी लिक्विड को चिन्ना सा गर्म करो उसमें गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों सबका एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जिसे हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप लोग पानी को गर्म करोगे, जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ये उबलना शुरू हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी मैं बोलूं कि वाटर गैस में कन्वर्ट कौन से टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कपड़े धोए, आप छत पे जाके सुखा के आए, होगा क्या, आपके कपड़े में जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, या मैं बोलूं गैस बन के उड़ जाता है, यानी क्या मैं बोलूं वेपराइजेशन वाली प्रक्रिया हो रही है। लेकिन क्या आपकी छत पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है क्या? आपकी छत पे तो टेम्परेचर मान लो कितना होगा, 30 होगा, 32 होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो 42 45। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक या 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या चक्कर है? या आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों ये समुद्र का जो पानी होता है ना, जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहां ये जो जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ तो क्या टेम्परेचर इतना होता है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस? कितना होगा बाहर, जो अपने यहां पर है वही बाहर है 35 40 42 ही मान लो। तो सर ये तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो 100 डिग्री सेल्सियस है उससे कम टेम्परेचर पे ही गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या चक्कर हो गया? तो दोस्तों कई बार क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के नीचे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इसी प्रक्रिया को एक विशेष नाम से जानते हैं, क्या, इवेपरेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया?
वेपराइजेशन और इवेपरेशन में डिफरेंस क्या है? अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे ही गैस में कन्वर्ट हो गया तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपरेशन। और दोस्तों दिक्कत यह है, एनसीईआरटी ने इसकी भी हिंदी वाष्पीकरण ही लिख रखी है, इसकी भी हिंदी वाष्पीकरण ही लिख रखी है, इसकी भी वाष्पीकरण लिख रखी है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में आपको ध्यान होना, दोनों वर्ड इंग्लिश में भी ध्यान रखो। यस करके बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया कि वेपराइजेशन और इवेपरेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे आप एक काम करना, आपके घर की छत पे थोड़ा सा पानी पटक देना, आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद में जाके देखोगे वो पानी आपको दिखेगा ही नहीं, वो वाष्प बन के उड़ गया। तो आपकी क्या छत की सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? नहीं, तो 100 से कम पर ही वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इवेपरेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलेंगे। बताओ दोस्तों, वो प्रक्रिया जिससे सीधे ही ठोस में परिवर्तन, जिससे गैस, ध्यान समझो जल्दबाजी मत करना, वो प्रक्रिया जिससे गैस सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाती है। तो पहले गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड में आएगा और ठंडा करोगे तो सॉलिड में आएगा। लेकिन अगर कोई गैस सीधी ही सॉलिड में आ रही है, इस प्रक्रिया को आप लोग बोलते हैं दोस्तों डिपोजिशन यानी निक्षेपण। क्लियर है? देखो कई बच्चे इसका सब्लिमेशन आंसर दे रहे हैं, अरे सॉलिड का गैस में नहीं पूछा, इतने गलत क्यों करते हो आप लोग? ठीक है चलिए इसका आंसर बताएंगे। बताओ, देखो दोस्तों आपने देखा होगा अभी गर्मी का दिन है। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं, ईमानदारी की बात, कोई मैं आपको जज नहीं करूंगा ना मैं कोई डांटूंगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फ्रिज का पानी पीते हैं गर्मी में? कोई गलत बात थोड़ी है यार, ठीक है यार फ्रिज में रख दिया। कई बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं या लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में भी दोस्तों बाहर वो लगे रहते हैं, आजकल वाटर कूलर लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रिज। और दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत कम होते होंगे, जो अपने रूम में मटका रखते हैं, उसमें पानी करते हैं, मटके का जो पानी होता है, क्योंकि मटके का जो है ना, मिट्टी का जो घड़ा, जो भी बर्तन आप बोलोगे दोस्तों, ये पिया करो, आप फ्रिज वगैरह का पानी मत पिया करो। क्लियर है? अब सर इसका कारण क्या है, मैं कारण बताने बैठूंगा तो मैं पता नहीं कितना हो जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, घर में भी आप लोग यही करा करो, अपने माता पिता सबको बोला करो कि भाई मटके का पानी रखो, बेस्ट है। देखो गर्मी में सबको ठंडा पानी चाहिए, लेकिन फ्रिज का मत रखा करो, उसके कई कारण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वरना भी टॉपिक से भटक जाएंगे। मटके का पानी रखा करो। अब देखो मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, इसका कारण समझो। देखो पहले तो ये समझता है, देखो मटके के अंदर क्या है, आपने पानी भर दिया दोस्तों, क्या इस मटके में या मिट्टी के बर्तन में क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या छिद्र होते हैं? क्या बोलो यस और नो? क्या बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं? क्या बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे 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 दोस्तों, उनसे क्या पानी बाहर आएगा क्या? तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये मैं बोलूं इस मिट्टी के बर्तन की सतह पे आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है मानो, ठीक है, तो जो ये आपकी सूर्य की किरणें अंदर वाले पानी पे जानी चाहिए थी, अब वो कहां पर जा रही है? ये बाहर जो पानी का रिसाव हो गया इस पे आ रही है। तो ये जो पानी है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करके, इस उष्मा को अवशोषित करके। तो पानी आता रहेगा और ये जो बाहर वाला पानी है वो वाष्प में कन्वर्ट होता रहेगा। यानी जो हीट अंदर जानी चाहिए थी उस हीट का यूज हो चुका इस बाहर वाले पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रक्रिया कौन सी है? काफी कम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक से तो काफी कम टेम्परेचर है हमारे घर के अंदर, उसमें भी वाष्प में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को तो इवेपरेशन बोलते हैं। तो इवेपरेशन प्रक्रिया से आप लोगों का पानी के बर्तन के रखा हुआ अंदर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आप लोगों का? ठंडा रहता है। क्लियर है? आ जाओ अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है ना, चले आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ती है, रेट ऑफ इवेपरेशन कैसे बढ़ती है, पहले मैं इधर समझा रहा हूं फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण कैसे आप लोगों का बढ़ता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने अपना कोई शर्ट धोया, ठीक है,
आप इसको छत पे सुखाने जा रहे हो, आप तो एक तो उसको बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके ऐसे सुखाओ तब जल्दी सूखेगा, या फिर जब उसको ऐसे फैला के सुखाओगे तब जल्दी सूखेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इस कपड़े का पानी वाष्प बनके कब जल्दी उड़ेगा, जब इसको फैला के सुखाओगे। यानी इवेपरेशन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की दर तेज कब होती है, जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तेज होगी। पहली बात समझ में आ गया क्या, बताओ पहली बात। दूसरी बात समझाऊं, हाँ सर समझाओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखेंगे या सर्दी में? गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होगा तब इवेपरेशन प्रोसेस फास्ट होगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तब भी आप लोगों का इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है? बोलो दोस्तों यस और नो। अभी क्वेश्चन को कर लेना, इतनी जल्दी क्या है दोस्तों, इधर तो समझ लो उसके बाद में कर लेना, कोई बड़ा इशू थोड़ी है। चलो तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि विंड स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा पहले तो ह्यूमिडिटी की बात करता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, तब कपड़े जल्दी सूखेंगे लेट सूखेंगे? आर्द्रता। दोस्तों आर्द्रता होने का मतलब क्या है कि ये जो एयर है ना, एयर है उसमें वाटर वेपर यानी जलवाष्प काफी ज्यादा है। अब अल्टीमेटली होगा क्या, यहां का जो पानी है वो वाष्प बनके कहां पर जा रहा है, एयर में जा रहा है। एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, जल वाष्प है, इसी को तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो दोस्तों वो और ले ही नहीं पाएगी, पानी यहीं पर रह जाएगा। वो बोलेगी कि भाई साहब वाष्प बनके मत आओ, मेरे पास में जगह नहीं है। आ गई बात समझ में? तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी दोस्तों, कम होगी। बोलो आ गई बात समझ में? ठीक है चलिए गुरुजी और बताओ। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, हवा तेज चलेगी, विंड स्पीड ज्यादा होगी, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे, हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे लेट सूखेंगे? जल्दी सूखेंगे। क्यों? देखो जैसे जैसे यहां पर एयर थी इसके ऊपर, तो जो जलवाष्प आई वो इस एयर ने ले ली, अब ये एयर चली गई आगे, फिर दूसरी एयर आई, फिर यहां से जो जलवाष्प निकलेगी वो ये वाली एयर ले लेगी। तो जब एयर आपकी जाती रहेगी, विंड जाती रहेगी, तो जलवाष्प आगे जाती रहेगी नहीं जाती रहेगी। तो विंड स्पीड ज्यादा होने की वजह से इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। अब इसका आंसर बताओ, तो दर को कम कौन करता है? ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो आपकी इवेपरेशन प्रोसेस फास्ट होगा, इससे भी फास्ट होगा, इसमें भी फास्ट होगा। दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? और ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी पूरी पढ़ ली? मैं आप लोगों को सब कुछ, मैंने आपको प्रॉमिस करा था फ्री में पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा 25 में से 25 आ जाएंगे ग्रुप डी में। लेकिन अगर आपने साथ में मेहनत नहीं करी कुछ नहीं होने वाला। देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, यहां पर पूरी टीम आपको बेस्ट पढ़ा रही है। सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है, रात्रि 10 बजे मैथ्स की चल रही है, 9 बजे जीके की चल रही है। चारों फैकल्टी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ में पढ़ना आपको ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। अगर आप सोचो कि यार हम पढ़े नहीं और बिल्कुल काम हो जाए तो यार फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है चले आगे, आ जाओ चलो। अब दोस्तों आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं लेटेंट हीट का, जिसे आप लोग हिंदी में गुप्त उष्मा भी बोलते हैं। गुप्त उष्मा, अरे सर ये उष्मा कहां गुप्त हो गई, कहां गायब हो गई, अभी बताता हूं आपको। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास में एक डब्बा है, उसके अंदर आपने आइस यानी बर्फ रख रखी है। दोस्तों आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है, बर्फ है। ठीक है क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? आ जाओ दोस्तों। आप क्या कर रहे होगे, जब इसको हीट दोगे तो क्या होगा, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है इसका टेम्परेचर बढ़ के मान लो कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी भी आइस ही है दोस्तों। आप और हीट दोगे तो आप लोग देखोगे टेम्परेचर बढ़ेगा।
लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो वो हीट कहां पर गुप्त हो गई, कहां पर गायब हो गई, बताओ कहां पर गायब हो गई? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस को जो आपने हीट दी, उस हीट से देखा आपने टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, तो वो हीट कहां पर गायब हो गई? वो हीट का इस्तेमाल हो गया 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस की पानी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस हीट को हम लोग नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि ये जो ऊष्मा आपने दी ना, उसका इस्तेमाल हुआ है अवस्था परिवर्तन में। दोस्तों आपने इसको और हीट दी, तो आप देखते हो 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसका तापमान बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस का हो गया। आपने और हीट दी, लेकिन आप देखते हो कि अब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो वो हीट कहां पर गायब हो गई? तो उस हीट का इस्तेमाल हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपेराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपेराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यस और नो बोलो। आगे बात समझ में? कभी ऐसे नहीं गुरुजी हमारे घर पे आओ, हम आपको चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, नहीं सर ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। कभी बुलाया है आपने कि सर आओ आप, हम अपने हाथ की चाय पिलाएंगे आपको? कभी कुछ इनवाइट किया है? बस सर गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, आ जाओ। तो देखो, तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या था, आपने जब हीट दी, यहां से देखो, आपने जब हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, बिल्कुल गुरुजी। तो देखो एक एक्सिस पे मैंने हीट ले लिया, ऊष्मा ले लिया, एक एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, तापमान ले लिया। तो जैसे जैसे आप लोग हीट देते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सर हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। उस हीट का इस्तेमाल कहां पर हो गया? मेल्टिंग में, गलन में, आइस को मेल्ट कराने में। चलो दोस्तों मेल्ट हो गई, अब आ गया आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। जब और हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो कहां पर पहुंचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी। क्लियर है? कभी ऐसी जगह ना जहां पर तुम 15-20 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हो, वहां आऊंगा मैं। अब एक बच्चे से मिलूं तो उससे बेटर ना 15-20 बच्चों से मिल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब हीट दे रहे हो तो आप लोग देखते हो कि सर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो उस हीट का इस्तेमाल कहां पर हो गया? वेपराइजेशन में हो गया दोस्तों, उसके वाष्पीकरण में हो गया। क्लियर? फिर और हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। आगे बात समझ में? क्लियर है? चले आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ये था कि क्या टेम्परेचर में चेंज करके, टेम्परेचर में चेंज करके ही अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है क्या? अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला दोस्तों, यहां पर मैंने पदार्थ के कण बताए, मतलब ये एक पदार्थ है उसके कण मैंने दिखा दिए, ये दूसरा पदार्थ है उसके कण मैंने बता दिया। मैंने आपको बोला कि इसमें से एक सॉलिड है एक लिक्विड है, मतलब एक पदार्थ तो सॉलिड है एक लिक्विड है। तो मुझे बताओ कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है? तो आप लोग बोलोगे सर जहां पर पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत कम है ये सॉलिड है, ये ठोस है, और जहां पर पार्टिकल्स के बीच का गैप ज्यादा है सर वो लिक्विड है। बोलो यस और नो। तो जरूरी थोड़ी है केवल टेम्परेचर में चेंज करके ही पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ाया जाए। जैसे मान लो ठोस अवस्था में, तो मैंने जब इसको हीट दी, इसको गर्म करा, तो इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, तो सब भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, इनके बीच का गैप बढ़ गया, नहीं लिक्विड स्टेट में आ गया। लेकिन क्या कोई और तरीका, या फिर मैं बोलूं जब मैंने इसका टेम्परेचर कम किया, इसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई, तो सारे पास पास में आके बैठ गए। अभी तक तो बहुत दूर दूर भाग रहे थे, सारे पास पास में आके बैठ गए। लेकिन क्या कोई और तरीका भी है क्या इन पार्टिकल्स के बीच का गैप कम करने का, या कोई और तरीका भी है क्या पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ाने का? हमको लगता है केवल, सर क्लास की टाइमिंग क्या है दोस्तों? डेली सुबह 10:15 बजे होती है अपनी क्लास, है ना, 10:15 AM पे। ठीक है दोस्तों, क्या कोई और तरीका भी है क्या?
अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, दाब लगाऊं बहुत ज्यादा, तो क्या पार्टिकल्स के बीच का गैप कम होगा क्या? और कम होगा तो कहीं ना कहीं ठोस अवस्था की जैसे होगा या नहीं होगा? अरे बोलो। या दोस्तों अगर मैं यहां से मान लो मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रखा था, मैंने प्रेशर कम करूं, हटाऊं, तो क्या पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ेगा क्या? बोलो यस और नो। तो मैं ये आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रेशर में चेंज करके भी आप लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। जैसे दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे कि यहां पर ये आपका कोई सिलेंडर था, ये मान लो ऐसा कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में एक होता है पिस्टन। पिस्टन क्या होता है दोस्तों? एक प्लेट जैसा मान लो, ये नीचे आता है, ऊपर जाता है। तो अगर दोस्तों यहां पर मान लो कोई गैस है, गैस के पार्टिकल्स है, तो जब मैं पिस्टन को नीचे लेकर आऊंगा, या मैं बोलूं जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच का, जैसे अभी तो पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे, तो क्या इनके पार्टिकल्स के बीच का गैप कम होगा क्या? पास पास में आएंगे क्या? और दबाऊंगा तो क्या बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे क्या? ठोस अवस्था जैसे हो जाएंगे क्या? बोलो यस और नो। देखो इधर देखो, इस डायग्राम में देखो, देखो पहले क्या थे, पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे, मैंने थोड़ा प्रेशर बढ़ाया तो थोड़े पास पास में आ गए, और प्रेशर बढ़ाया तो देखो बिल्कुल पास पास में आ गए। दोस्तों यही तो ठोस अवस्था है। तो बोलो क्या गैस के मतलब प्रेशर में चेंज करके भी हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है, अब दोस्तों एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है, फिर क्लास एंड करते हैं, बाकी का कल करेंगे। दोस्तों मैंने पदार्थ के कई गुण आपको बताए थे कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में काफी गैप होता है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करा, पानी में मैंने इंक डाली, तो क्या इंक ऐसे फैलेगी क्या? यस और नो। ऐसे फैलेगी क्या? यस और नो। या दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने पानी में शहद डाला, तो क्या ये ऐसा इसमें मिक्स होता हुआ जाएगा क्या? दोस्तों अब मैं ये पानी पीऊंगा तो मुझे मीठा लगेगा क्या, क्योंकि मैंने इसमें शहद डाल दी? बोलो यस और नो। क्या पानी में शहद मिक्स हो गया क्या? मैंने तो कोई चम्मच भी नहीं डाली, फिर भी मैं पानी पी रहा हूं, थोड़ा सा मीठा लग रहा है, इसका मतलब इस पानी में शहद मिक्स हो गया क्या? तो दोस्तों जब भी कोई दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपस में मिक्स हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये बायोलॉजी वाला डिफ्यूजन नहीं है, केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पानी गर्म होता तो इसमें हनी अच्छे से ऐड होता क्या, और भी अच्छे से मिक्सिंग होती क्या? अगर ये पानी गर्म होता तो गर्म पानी में जल्दी मिक्सिंग होती। या दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, अगर यहां पर ये पानी गर्म होता, इसमें इंक डालते ना, तो इंक जल्दी फैलती। तो मैं आपको दो चीजें समझाना चाह रहा हूं कि जब भी दो डिफरेंट टाइप के मैटर, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होता है ना, ये आपस में जब इनकी मिक्सिंग होती है ना, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। जैसे आपने पानी में शहद डाला, तो पानी अलग प्रकार का पदार्थ था, शहद अलग प्रकार का पदार्थ था, क्या ये इनकी मिक्सिंग हो गई क्या? तो इसको बोलते हैं विसरण, डिफ्यूजन। और दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होता है, विसरण तेजी से होता है। बोलो यस और नो। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर बताओ फिर। ये तो आपने कर ही लिया, कौन सा कथन सही नहीं है जल्दी से बताओ। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, गलत बात है सर, ये गलत बताई गई है, गलत है, पहला ही कथन गलत है। चलो दोस्तों आगे बात समझ में, तो बाकी का करेंगे दोस्तों कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों ये आपका परिवार है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें यार। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, है ना, क्योंकि देखो आपके लिए पूरी मेहनत हो रही है। ठीक है, अब सपोर्ट आपको ही करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बाकी की चीजें हम लोग करेंगे कल सेम टाइम। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो सभी एग्जाम की एक साथ तैयारी करना, निर्माण बैच आप लोग ज्वाइन करिए।
दोस्तों फिजिक्स में साउंड यानी ध्वनि चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। बहुत शानदार, सारे आपके एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए एक ही बार में सारी तैयारी करो आप लोग, ठीक है। और दोस्तों ये कॉम्बो है जहां पर चारों फैकल्टी आपके लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। जीके, मैथ्स, रीजनिंग मात्र 1199 रुपए में। तो इसमें मिलता क्या है, कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। साइंस की क्लास का समय इसमें 1 बजे होता है। 2024 के भी हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे आपको पता पड़े लेटेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, निर्माण बैच कॉम्बो में जाके बाय नाउ आप लोग कर लो, है ना। जैसे पेमेंट कर दोगे क्लास आपकी चल जाएगी। कोई समस्या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।